दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सिद्धार्था जॉब पॉइंट में। आज का टॉपिक है प्रीवियस ईयर 2022-23 और जो 21-22 वाले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस नहीं देखे हैं पूरा प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं। CDP का 2500 है, उसमें फिर EVS का 2500 है और हिंदी पेडागोजी का जितने भी शिफ्ट में हुए हैं टोटल 21-22 वाला आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उसको आप देख सकते हैं। और यहाँ से आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं 22-23 में पूछे गए, यानी 22 में जो एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर 2022 में शुरू हुआ और फिर 23 तक गया है, और जो जुलाई 2023 में होने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। किस तरह से प्रश्न आते हैं जो पहली बार CTET एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं, क्वेश्चन के टाइप को ज़रूर देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा किस तरह से आता है, किस टॉपिक से कितना सा आता है और क्या आपके लिए बेहतर हो सकता है। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है 28 दिसंबर 2022 को पूछे गए प्रीवियस ईयर, और ये प्रीवियस ईयर है बाल विकास का। जो पुराने सब्सक्राइबर हैं उसको पता है कि हम 3 टॉपिक इजी करते हैं आप लोग के लिए, एक CDP, दूसरा EVS और तीसरा हिंदी पेडागोजी का 15 नंबर, तो 75 हम लेकर आते हैं। और अभी टेट का जो एग्ज़ाम डेट दिया गया है, एग्ज़ाम डेट संभावित अगस्त में होने वाला है, तो आप अपना तैयारी करना शुरू कर दीजिए कमर कसकर। और दूसरी बात जो टेट वाला है, आप टेट वाले सोशल साइंस के जो ज्योग्राफी एक भूगोल टॉपिक होता है, भूगोल का पूरा वीडियो हम बनाए हुए हैं, आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइएगा, देखिएगा, वहाँ होगा सोशल साइंस ज्योग्राफी, वहाँ पर आपको 20-25 वीडियो मिलेगा, टोटल ज्योग्राफी आपका कंप्लीट हो जाएगा। और अब इसके बाद जो है टेट के लिए हम भारतीय संविधान और हिस्ट्री वाला भी वीडियो बनाने वाले हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। जो चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं आज का टॉपिक 28 दिसंबर 2022 को CDP का। पहला क्वेश्चन है, बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय कौन सा है। देखिए वयस्क जिसको कहते हैं एडल्ट यानी किशोरावस्था, ये तो आसान क्वेश्चन है, ये सब आप लोग पढ़े भी हैं। यानी वयस्क, बचपन से वयस्कता के परिवर्तन, यानी बचपन से लेकर वयस्क में जाना कौन सा अवस्था है, किशोरावस्था होगा। तो देखिए प्रारंभिक बाल्यावस्था नहीं, माध्यमिक बाल्यावस्था नहीं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था नहीं, किशोरावस्था। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से किसके लिए स्थूल गामक कौशल के उपयोग की आवश्यकता होगी। स्थूल मतलब होता है बड़ा, स्थूल मतलब बड़ा, और स्थूल का उल्टा होता है सूक्ष्म। सूक्ष्म यहाँ पर समझिएगा, तब हम लोग ऑप्शन पर जाते हैं। जैसे शिशु जब चलना बुलना शुरू होता है तो ये चलना बुलना क्या है, बड़ा काम है, लेकिन अब शिशु 2 उंगली से कोई चीज़ यानी सुई हो, मटर दाना हो, ये उठा सकता है, नहीं उठा सकता। तो धीरे धीरे आयु बढ़ने के साथ साथ वो तब 2 उंगली से चीज़ों को उठाने लगता है। तो ये काम हो गया क्या, सूक्ष्म। और स्थूल, अब देखिए ब्रश से पेपर पर पेंटिंग करना, ये भी एक जो है ना सूक्ष्म काम है। पेंटिंग्स नहीं कर पाइएगा सब कोई, और बच्चा तो और नहीं कर सकता है। पेपर के टुकड़े काटना और चिपकाना, पेपर का टुकड़ा भी काटेगा तो वो प्रॉपर रूप से नहीं काट पाएगा। सुई में धागा डालना, ये तो सबसे कठिन काम है। और चलना और दौड़ना, ये क्या है, स्थूल काम है। यदि यही पूछता कि निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म काम है, तो ये तीनों सूक्ष्म काम, और स्थूल काम क्या हो गया, चलना और दौड़ना। तो स्थूल कामक आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, समाजीकरण की प्रथम संस्था है। समाजीकरण की प्रथम संस्था, देखिए 2 तरह का संस्था होता है समाजीकरण का। समाजीकरण यानी सामाजिक नियमों परंपराओं को सीखने का 2 तरीका होता है, एक प्राथमिक और दूसरा सामाजिक, द्वितीयक। प्राथमिक और दूसरा द्वितीयक। तो प्राथमिक, जब बच्चा पहली बार समाजीकरण सीखता है तो उसको कहते हैं हम लोग प्राथमिक संस्था या प्रथम संस्था। तो इसमें परिवार, पहली बार परिवार से वो समाजीकरण सीखता है। स्कूल, दोस्त, मीडिया, ये सब क्या है, सेकेंडरी है, यानी ये सब द्वितीयक है। तो ये भी पढ़ना है, ये भी जानना है। अब द्वितीयक पूछ देगा तो द्वितीयक समझना है। प्राथमिक हो गया कि शिशु जब अपने परिवार, माता पिता, इन चीज़ों से समाजीकरण सीखता है तो प्राथमिक हो गया। द्वितीयक हो गया जब वो दूसरी बार, यानी घर से बाहर निकलता है तो स्कूल हो गया, घर से बाहर निकलता है तो वहाँ दोस्त मिलते हैं, घर से बाहर हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया तो मीडिया हो गया, वो सबसे द्वितीयक समाजीकरण संस्था है वो। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1।
अगला प्रश्न है, यह मान्यता कि भौतिक वस्तुएं जैसे गुड़िया, कार में सजीव गुण होते हैं क्या कहलाती है? अब देखिए छोटा बच्चा है, अब बच्चे को समझा देते हैं, बता देते हैं कि जो सजीव होते हैं वो गति करता है। तो अब बच्चा ये देख रहा है कि कार भी गति कर रहा है, साइकिल भी गति कर रही है, तो वो क्या करेगा, उसके अंदर जीववादी सोचा जाता है। सोचता है क्या, जीववादी यानी जीव गति करता है तो कार भी गति कर रही है, तो क्या हो गया कि ये भी सजीव है। तो इसी ऐसे सोच को कहते हैं हम लोग जीववादी सोच। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है अभिकथन ए। देखिए पिछला जो 2021-22 में प्रीवियस ईयर था, हम स्पेशल टोटल प्रीवियस ईयर का 21-22 में पूछे गए अभिकथन और कारण वाला एक वीडियो में बनाए हैं और आपको एकदम सरल भाषा में समझाए हुए हैं। आप उसको देख लीजिएगा तो अभिकथन और कारण वाला एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरा दावा है। तो देखिए ये बहुत आसान होता है। अभिकथन दो कथन है, यही समझना है कि दो बात है, दो बात में क्या दोनों बात सही है, फिर ये सोचना कि यदि दोनों बात सही है तो क्या दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, तो यही सोचना है। देखिए जैसे इसमें है क्या कि 4 वर्षीय रिया लंबे और चौड़े 2 बर्तन में एक ही समय में समान मात्रा में पानी डालते समय बर्तनों की ऊंचाई और चौड़ाई को एक ही समय में ध्यान में नहीं रख पाती है। अब देखिए छोटा बच्चा में क्या होता है कि वो मात्रात्मक उसको ज्ञान नहीं होता है, यानी बड़ा लंबा गिलास है तो लेकिन लंबा गिलास है और चौड़ा गिलास है, ज़्यादा उसमें पानी हट रहा है तो उसको लगेगा लंबा वाला में ज़्यादा हट रहा है, तो इसको जो है ध्यान में नहीं रख पाता है। कारण क्या है, जीन पियाजे के अनुसार रिया संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक चरण में है। पूर्व संक्रियात्मक चरण देखिए पियाजे का 4 चरण, एक संवेदी प्रेरक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। शॉर्ट में बता रहे हैं, इसको समझ लीजिएगा। संवेदी प्रेरक अवस्था जिसको इंद्रजनित गामक अवस्था भी कहते हैं, उसमें पियाजे कहता है कि बच्चों में जो संज्ञान होता है वो इंद्रियों के माध्यम से, यानी सूचनाओं का संप्रेषण इंद्रियों के माध्यम से, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, इसके माध्यम से। और संवेदी का मतलब क्या हो गया कि जैसे भूख लगने पर रोना, उसको भूख लगा तो संवेदना उसके अंदर आया और ये मस्तिष्क तक गया, तब क्या हुआ, वो रोने लगा। तो इस अवस्था को कहते हैं संवेदी प्रेरक अवस्था या इंद्रजनित गामक अवस्था। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। संक्रियात्मक का मतलब होता है ऑपरेशन करना, किसी चीज़ का चिंतन करना। अब हम कोई वस्तु देखे हैं तो उसके बारे में हम सोचते हैं, संक्रिया करते हैं, चिंतन करते हैं, मेंटल ऑपरेशन करते हैं। तो यहाँ पर दूसरा कहता है कि ये मेंटल ऑपरेशन यानी चिंतन या संक्रिया करने से ये पहले का अवस्था है जिसमें बच्चा ज़्यादा संक्रिया नहीं कर पाता है। तो यहाँ भी वही है कि एक लंबा गिलास है, एक चौड़ा गिलास है और वो समझ ही नहीं पाता है कि किसमें ज़्यादा पानी अटता है, क्योंकि ध्यान में यानी वो कुछ सोच नहीं सकता है। मूर्त यानी जिसको हम छू सकें, देख सकें, छू सकें या देख सकें, तो जब वो वस्तु को छूता है और देखता है तब उसके बारे में वो ऑपरेशन करता है, इस अवस्था को मूर्त। और अमूर्त जो उसके साथ सामने वस्तु नहीं है उसके बारे में चिंतन करना और सोचना, इसको कहते हैं अमूर्त। तो अब यहाँ पर नहीं सोच पा रहा है तो ये क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। यानी 4 वर्षीय बच्चा जो है, 4 वर्ष, अब देखिए ये 4 वर्ष का बच्चा ये क्या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है, आप पढ़े होंगे। संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, और ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, ये जो है मूर्त 7 से 11 वर्ष, और ये 11 से 14 या 15 वर्ष। अब देखिए तो ये नहीं सोच पा रहा है तो उम्र किस में है, जन्म से 2 वर्ष में नहीं है, किस में है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का उम्र क्या है, 2 से 7 वर्ष। बच्चा है कै साल का, 4 साल का है। तो इस अवस्था का बच्चा, दोनों बात क्या है, दोनों बात सही है और दोनों एक दूसरे का क्या है, पूरक है, नहीं एक ही टाइप, एक ही मैटर पर बात कर रहा है कि 4 साल का बच्चा है जो बड़ा लंबा और चौड़ा में वो अनुमान नहीं लगा सकता है कि इसमें पानी हटेगा, और ये पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का क्या है, पूर्व चरण में है। तो दोनों क्या है, सही है, ए और आर दोनों सही, और आर सही व्याख्या करता है ए की। आर कैसे सही व्याख्या करता है, क्योंकि कह रहा है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ऐसा नहीं हो पाता, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ही 4 वर्ष है, इसलिए ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, व्याख्या कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, संकेतों व अन्य तरीकों द्वारा
बच्चों को ज़रूरत पड़ने पर मदद करना किसका उदाहरण है? देखिए, छोटा बच्चा जब कोई काम करता है या पढ़ाई करता है या मैथ बनाता है तो वो जब अटक जाता है, फंसने लगता है, तो जो बड़े लोग होते हैं, शिक्षक होते हैं, तो उसको थोड़ा सा हिंट्स देते हैं। हिंट्स देना क्या कहलाता है? स्कैफोल्डिंग। यहाँ समझिएगा, ये वाइगोत्स्की का सिद्धांत है स्कैफोल्डिंग, और स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है सहारा देना, सहारा देना। और इसी स्कैफोल्डिंग का हिंदी होता है पाड़, यानी ये क्या हो गया? स्कैफोल्डिंग। तो बच्चा क्या कर रहा है? संकेतों व अन्य तरीकों द्वारा बच्चों को ज़रूरत पड़ने पर मदद करना किसका उदाहरण है? अब ज़रूरत पड़ रहा है बच्चे को, हम इशारा कर रहे हैं, संकेत दे रहे हैं, तब क्या हो गया? वो वाइगोत्स्की के अनुसार पाड़ हो गया, यानी स्कैफोल्डिंग। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है। देखिए, वाइगोत्स्की जो सिद्धांत दिया था वो सिद्धांत को कहते हैं सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। वाइगोत्स्की जो सिद्धांत दिया है उसको कहते हैं हम लोग सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सोशियो कल्चर थ्योरी, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। और इसी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का भाग है ZPD, जिसको कहते हैं हिंदी में समीपस्थ विकास का क्षेत्र, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। इसका ZPD का फुल फॉर्म होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो अब ये वाइगोत्स्की क्या कहता है कि जैसा समाज रहेगा, जैसा उसके आसपास चीज़ें रहेगा, संसाधन रहेगा, बच्चे उसी प्रकार से अधिगम करेगा। यानी ये क्या है कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अंतर्गत क्या कहता है? सहयोगात्मक अधिगम, क्रिया प्रसूत अधिगम, रटंत अधिगम, निष्क्रिय अधिगम। ये क्या है? सहयोगात्मक अधिगम है। बच्चों को जितना समाज से सहयोग होगा बच्चा उतना ही सीख पाएगा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, कोहल वर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षा अनुसार कार्य करता है? देखिए, कोहल वर्ग ने जो सिद्धांत दिया था उस सिद्धांत का नाम है नैतिक विकास का सिद्धांत। और नैतिक विकास का सिद्धांत के अंतर्गत कोहल वर्ग ने 3 चरण दिए हैं और तीनों का फिर 2-2 चरण दिए हैं। आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देंगे, उसका थ्योरी डिटेल से समझ लीजिएगा। यहाँ पर हम इस आंसर के लिए, इस प्रश्न के लिए हम डिटेल करेंगे। तो 3 चरण उसका मेन जो है क्या है? पूर्व परंपरागत चरण, दूसरा है परंपरागत चरण, तीसरा है पश्च या उत्तर परंपरागत। ये 3 चरण है। तीनों में क्या है? एकदम सिंपल है, समझिएगा। परंपरागत किसको कहते हैं? जब बच्चा ये ज्ञान हो जाता है, बच्चे को ये ज्ञान हो जाता है कि हमारे समाज में क्या परंपरा है, रीति रिवाज, नियम कानून प्रथा जो भी है उसका ज्ञान हो जाता है, तो उसको कहते हैं परंपरागत चरण। उसको रखा कोहल वर्ग ने। और जब परंपरा रीति रिवाज का ज्ञान नहीं है, उसके पहले नहीं था, तो उसको कहे पूर्व परंपरागत अवस्था। और जब परंपरा रीति रिवाज का ज्ञान हो जाए और उसका वो एनालिसिस करने लगे, इवैल्यूएट करने लगे, मूल्यांकन करने लगे कि भाई जो परंपरा हमारे समाज में प्रचलित है क्या वो कहाँ तक सही है, और उसको लगेगा कि ये परंपरा गलत है, तो वो अपना परंपरा यानी अपना नियम कानून थोपते हुए उस परंपरा को छोड़ देगा। तो इसको कहा गया उत्तर परंपरागत। अब प्रश्न पर आइए, नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरे की अपेक्षा अनुसार कार्य करता है? दूसरा क्या है? परंपरा आप दूसरे से सीखते हैं, नहीं, माता पिता परिवार के सदस्य ये सब क्या है? दूसरे से सीखते हैं। तो दूसरे जैसा आप व्यवहार कीजिएगा, अपना तो कुछ है ही नहीं, पूर्व में ज्ञान ही नहीं है, मध्य वाला जो परंपरा में है उसका ज्ञान हो गया, और यहाँ तो इतना ज्ञान हो गया कि बस नवाबी करने लगा। तो क्या हो गया इसका आंसर? ऑप्शन नंबर 3 परंपरागत चरण। अगला प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा जो होता है ये बाल केंद्रित है, ये बात मान लीजिए। परीक्षा केंद्रित नहीं, पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं, शिक्षक केंद्रित नहीं, विद्यार्थी केंद्रित, यानी ये क्या है? बाल केंद्रित है। यानी हम लोग प्रगतिशील शिक्षा उसको कहते हैं जो बाल केंद्रित हो। और बाल केंद्रित का मतलब क्या? बालकों के इच्छाओं, रुचियों, व्यवहारों, आदतों, लक्षणों, अवस्थाओं, इन सभी चीज़ों का ख्याल रखते हुए जब हम शिक्षा देते हैं तो इसी को कहते हैं हम लोग विद्यार्थी केंद्रित या बाल केंद्रित
शिक्षा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, रेणु एक विद्यालय में परामर्शदात्री है, हो सके टीचर होगी, सलाहकार है, एडवाइजर है। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार प्रभावी परामर्शदात्री के रूप में उसके पास कौन सी बुद्धि होनी चाहिए। अब देखिए, अब आप परामर्शदाता बनिएगा तो आपके पास कौन सी बुद्धि होनी चाहिए। इसका पहला है भाषाई बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, पारस्परिक बुद्धि या अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। अंतर्वैयक्तिक दो चीज़ें हैं। पहला है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, उसको कहते हैं जब दूसरों का आपको ख्याल है, दूसरों के बारे में ज्ञान है, उसको कहेंगे अंतर्वैयक्तिक। और अंतःवैयक्तिक जो खुद के बारे में ज्ञान है उसको कहेंगे अंतःवैयक्तिक। तो अब देखिए इसमें क्या है कि दूसरों को आप सलाह तब दीजिएगा जब आप दूसरों के बारे में जानते हैं। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसको NEP 2020 कहते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये 2020 वाला जितना भी 22-23 जो 22-23 दिसंबर में, 22 दिसंबर और जनवरी 23 में जितना भी एग्ज़ाम हुआ है, हम उससे भी छांट कर 2020 NEP का यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सभी प्रश्नों का एक स्पेशल वीडियो बनाए जिसमें 40-50 क्वेश्चन है। आप उसको देख लीजिएगा तो NEP वाला एक भी नहीं छूटेगा, डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देंगे और इससे प्रश्न रहेगा ही, ये पक्का है, तय है। शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों से संप्रेषण के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए। देखिए एकदम लिबरल बनाया गया है NEP 2020। NEP 2020 का वीडियो भी है तो बनाया गया, कहता है कि आप प्राइमरी बच्चा है, प्राइमरी स्कूल का बच्चा, उससे आपको बातचीत करना है तो किस भाषा में बात कीजिएगा। केवल क्षेत्रीय भाषा का, केवल हिंदी भाषा का, केवल अंग्रेजी भाषा का, बच्चों की मातृभाषा का। केवल क्षेत्रीय भाषा का मतलब क्या हुआ, क्षेत्रीय भाषा कोई भी है, अंगिका, खोरठा, भोजपुरी, नागपुरी, ये सभी क्षेत्रीय भाषा में। अब बच्चा यदि अंगिका से है, बच्चा यदि खोरठा से है, आप बात कीजिएगा भोजपुरी से तो वो तो नहीं समझ पाएगा। तो केवल क्षेत्रीय भाषा का नहीं, केवल हिंदी भाषा का भी नहीं, अब हिंदी भाषा में हम बात कर रहे हैं, बच्चे नहीं समझ पाए। केवल अंग्रेजी भाषा में, आप अंग्रेजी जानते हैं एज ए टीचर, उसके फर्राटेदार जानते होंगे अंग्रेजी, बच्चे नहीं जानते हैं तो आप उससे संप्रेषण नहीं कर पाइए। बच्चों की मातृभाषा का, बच्चे जिस भाषा को जानते हैं यानी पैदाइशी जन्मजात जो भाषा बच्चे सीखे हैं उसमें बात करेंगे तो बच्चे बेहतर सीख पाएंगे। तो इसका आंसर है क्या NEP के अनुसार, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, 5 साल की वैशाली ने अपने माँ से कहा, माँ मुझे अमित की तरह फुटबॉल चाहिए। वैशाली को जवाब देते हुए उसकी माँ ने कहा, फुटबॉल से तो केवल लड़के खेलते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक छोटी सी प्यारी गुड़िया लाऊंगी। माँ का जवाब क्या दिखता है। देखिए यहाँ पर क्या है कि वैसा चीज़ जो परंपरा हिसाब से लड़कियों को, महिलाओं को बांधता है उसको कहते हैं हम लोग रूढ़िबद्ध, नहीं रूढ़िबद्ध। तो जेंडर भूमिका में लचीलापन, जेंडर भूमिका में लचीलापन रहता तब तो वैशाली मांग रही थी फुटबॉल, तो उसको दे दिया जाता। लिंग समता, लिंग समता भी रहता, यानी लिंग स्त्री और पुरुष, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में यहाँ भेद किया गया, तब ना फुटबॉल के जगह का गुड़िया ला देंगे। लिंग रूढ़िबद्धता, ये क्या है, लिंग रूढ़िबद्धता क्या कहता है कि जो छूट लड़कों को होता है वही छूट लड़कियों को बुजुर्ग लोग, बड़े लोग या फिर अशिक्षित लोग नहीं देते हैं, इसी को कहते हैं लिंग रूढ़िबद्धता। तो इसका आंसर है क्या, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, बच्चों का नामीकरण व वर्गों में बांटना। नामीकरण, नामीकरण क्या है कि जैसे कि फलाना नाम से हम बांट दिए कि ये फलाना ग्रुप, ये चिल्ला ग्रुप। दूसरा है क्या, वर्गों में बांटना, यानी क्लास में डिवाइड कर देंगे कि ये बदमाश टाइप का बच्चा एक कैटेगरी में, सीधा बच्चा एक कैटेगरी में, मैथ में इंटरेस्ट लेने वाला एक कैटेगरी में। तो बच्चों का नामीकरण व वर्गों में बांटना डैश अर्थपूर्ण सीखने को बढ़ावा देगा व सुसाधित करेगा, कभी भी नहीं। जब हम बच्चों को अलग अलग बांट देंगे तो अर्थपूर्ण सीखना बढ़ावा नहीं देगा, ये क्या हो गया, गलत। बच्चों के समूह में हिंसा और सीखने की लाचारी को जन्म देगा। सभी बच्चों के अधिगम की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक सकारात्मक रणनीति है।
जब बांट दिए तो सकारात्मक रणनीति वहीं खत्म हो गया। बच्चों के आत्मसम्मान और प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। अब बच्चों को प्रदर्शन पर प्रभाव नहीं डालेगा। मान लिया जाए कोई दिव्यांग बच्चे हैं, कम सुनते हैं, आप कहिएगा कम सुनने वाला एक में हो जाओ, तो उसका सम्मान क्या होगा, ठेस पहुँचेगा, सम्मान पर ठेस पहुँचेगा। तो ये भी नहीं। क्या होगा, बच्चों के समूह में हिंसा, बच्चे आपस में क्या करेंगे, लड़ने झगड़ने लगेंगे, हम फल्ला ग्रुप का, तुम चिल्ला ग्रुप का, तुम छोटा ग्रुप का, हम बड़ा ग्रुप का। नहीं, सीखने की लाचारी को भी जन्म देगा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है यहाँ सतत होगा, मिस्टाइप हो जाता है कभी कभी। सतत व समग्र मूल्यांकन के क्या मायने हैं? विद्यार्थियों की एक दूसरे से तुलना बिल्कुल नहीं करना। बच्चों के व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूली गतिविधियों के आकलन के सभी पहलुओं को शामिल करना। देखिए, पहले तो ये जान लेते हैं कि मूल्यांकन का मतलब होता है एक तरह से इवैल्यूएट करना, यानी जांचना परखना, और सतत मतलब होता है क्या, लगातार। हम बच्चों को क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, बच्चों का लगातार मूल्यांकन करेंगे। समग्र मतलब होता है सभी चीज़ों का। हम लगातार सभी चीज़ों का मूल्यांकन कर रहे हैं, तो ये मूल्यांकन कहलाता है सतत व समग्र मूल्यांकन। तो बच्चों के व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूली गतिविधियों के आकलन के सभी पहलुओं को शामिल करना। नहीं, जो स्कूली गतिविधि है, जो विद्यालय का गतिविधि है, एक्टिविटी है, सब चीज़ को हम मापते हुए करेंगे आकलन। तो इसी को कहते हैं हम लोग सतत व व्यापक मूल्यांकन, या व्यापक, समग्र के जगह व्यापक भी रहेगा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, प्रभावी शिक्षक कक्षा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अक्सर जांच करने वाले प्रश्नों का प्रयोग करते हैं। इससे शिक्षक को किस प्रकार का मूल्यांकन करने में मदद मिलेगा? प्रभावी शिक्षक कक्षा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अक्सर जांच करने वाले प्रश्नों का प्रयोग करते हैं। अब बच्चे क्या सीखा, नहीं सीखा, उसको जानने के लिए बार बार क्या कर रहा है, वो प्रश्न का प्रयोग कर रहा है। तो इससे शिक्षक को किस प्रकार का मूल्यांकन करने में मदद मिलेगा? योगात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन, मानकीकृत मूल्यांकन, मानक संदर्भित मूल्यांकन। इसका रचनात्मक मूल्यांकन, ये क्या हो गया, रचनात्मक मूल्यांकन। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, एक समावेशी कक्षा में शिक्षिका की क्या भूमिका होती है? तो पहले ये जानिए कि समावेशी शिक्षा किसको कहते हैं। वैसा शिक्षा जहाँ पर हम किसी भेदभाव के सभी बालकों को एक साथ पढ़ने के लिए, एक साथ सीखने के लिए रखते हैं, तो वैसे शिक्षा को कहते हैं समावेशी शिक्षा। यानी ऐसा नहीं कि तेज को बांट दिए, मंद को बांट दिए, सामान्य बालक को बांट दिए, या फिर जो दिव्यांग बालक है उसको अलग कर दिए। हम किसी भी तरह से बच्चों में अंतर्भेद ना करें और साथ में पढ़ाएं, तो ऐसी कक्षा को कहते हैं समावेशी कक्षा। तो समावेशी कक्षा में शिक्षिका की क्या भूमिका है? बच्चों की विविध ज़रूरतों का पता लगाना व उनका ख्याल रखना। केवल कुछ खास विद्यार्थियों पर ध्यान देना, बिल्कुल नहीं, केवल कुछ खास विद्यार्थी पर नहीं। बच्चों को उनकी अकादमिक क्षमता के आधार पर पहचान व उनका पृथक्करण करना। अलग, तो पृथक्करण मतलब अलग, यहाँ अलग भी नहीं करना है। खास ज़रूरतों वाले बच्चों को विशेषज्ञ के पास भेजना व सुनिश्चित करना कि उन्हें अलग आशंकाएं में पढ़ाया जाए। अब कह रहा है कि जो एकदम स्पेशल ज़रूरत है बच्चों को, स्पेशल आदमी के पास भेजेंगे, ये भी नहीं। हम पहले ही बताए कि इसका मतलब क्या है कि किसी भी तरह से हम बच्चों को पृथक ना करें, अलग ना करें, यही कहलाता है समावेशी कक्षा। तो बच्चों की विविध ज़रूरतों का पता लगाना व उनका ख्याल रखना समावेशी कक्षा की भूमिका है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, विविध समूह के विद्यार्थियों के शिक्षण के दौरान एक शिक्षिका को क्या ध्यान में रखना चाहिए? अब यदि विविध समूह के विद्यार्थियों के शिक्षण के दौरान एक शिक्षिका को क्या ध्यान में रखना चाहिए? हर विद्यार्थी को स्वीकारना व सम्मान देना। सही बात है कि आप एक शिक्षक हैं तो हर विद्यार्थी को एक्सेप्ट करेंगे, ये नहीं कि फलाना जाति का विद्यार्थी है उसको एक्सेप्ट करेंगे और उसको उस जाति के बच्चे को नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। तो ये हो गया सही। सांस्कृतिक विविधताओं को अनदेखा करना, देखेंगे यही लग रहा है शक है। सुसंगत संप्रेषण बनाए रखना, यानी संप्रेषण क्या हुआ, कम्युनिकेशन, जो आदान प्रदान विचारों का आसानी से हो पाए, तो ये तो ज़रूरी है क्लास में। अप्रत्यक्ष निर्देश देना, विद्यार्थियों को स्वायत्ता व लचीलापन देना। बच्चों को थोड़ा सा छूट भी देना है, स्वतंत्रता भी देना है, स्वायत्ता भी देना है, और थोड़ा सा लिबरल भी होना है, तो ये भी है। यानी सांस्कृतिक विविधताओं को अनदेखा करना और
ये अप्रत्यक्ष निर्देश देना भी नहीं होगा। अप्रत्यक्ष यानी हम इनडायरेक्ट रूप से निर्देश नहीं देंगे, डायरेक्ट देंगे। बच्चे मेरे सामने हैं, हम डायरेक्ट निर्देश देंगे। तो ये क्या हो गया, यानी ये 2 नंबर गलत और 4 नंबर गलत, यानी 1, 3 और 4। इसका आंसर क्या हो गया, 1, 3 और 4, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी जिसे दृष्टि बाधिता है कि विशिष्ट ज़रूरतों के लिए एक शिक्षक को, अब दृष्टिबाधित जिसको कम दिखता है या नहीं दिखता है उसको कहते हैं हम लोग दृष्टिबाधित विद्यार्थी। तो अब ज़रूरतों के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, विविध तरह के दृश्यिक प्रस्तुतिकरण पर ध्यान देना चाहिए। दृश्यिक प्रस्तुतिकरण का मतलब जो देखने वाला चीज़ है उस पर ध्यान देना चाहिए। बच्चे को जब दृष्टिबाधित है तो देखने वाला चीज़ को दिखाकर भी कोई फ़ायदा नहीं है। कई प्रकार की स्पर्शनीय और हस्त कौशल सामग्री का उपयोग करना चाहिए। बहुत से मूक फिल्मों में दिखानी चाहिए। अब देखिए मूक फिल्में अब बच्चा देख ही नहीं पा रहा, फिल्म चलेगा सामने में वो भी बिना गूंगा, यानी मूक मतलब गूंगा पिक्चर जिसमें आवाज़ नहीं, वो तो और नहीं कुछ समझ पाएगा। तो ये भी नहीं। अब बहुत सी सचरित वर्कशीट जिसमें चित्र हो देनी चाहिए। अब भाई दृष्टिबाधित है, आप उसको चित्र देकर क्या कीजिएगा। तो कई प्रकार की स्पर्शनीय, बच्चे को क्या करेंगे, वैसे बच्चे को जो देख नहीं पा रहा स्पर्शनीय यानी छूने वाला, हाथ से अनुभव कराने वाला चीज़ का उपयोग करते हुए उसको शिक्षा देंगे। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। सामाजिक अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती किसका विशिष्ट अभिलक्षण है। सामाजिक अंतःक्रिया, देखिए बच्चे जो भी कुछ सीखते हैं वो सामाजिक अंतःक्रिया से सीखते हैं। समाज में जो चीज़ है उसके साथ वो स्ट्रगल करता है, अंतःक्रिया करता है और सीखता है। और मौखिक संप्रेषण यानी मुंह से अपने आचार विचार व्यवहार को प्रकट करना और दूसरों के भावों विचारों को समझना कहते हैं मौखिक संप्रेषण। किसका विशिष्ट अभिलक्षण है, स्वलीनता, अवधान न्यूनता, अति क्रियाशीलता विकार। अब ध्यान देखिए, ये कह रहा है कि बच्चा जब अंतःक्रिया करेगा और मौखिक रूप से बात भी करेगा, देखिएगा बच्चा क्या करता है, कुछ काम भी कर रहा है और अपने में कुछ बड़बड़ाता भी है, बुदबुदाता भी है। वो क्या है, अपने में खोया हुआ है। अवधान न्यूनता, अति क्रियाशीलता। अवधान न्यूनता क्या कि कोई चीज़ बच्चा पढ़ रहा और दिमाग उसका कहीं और है, या हम उसको पुकार रहे हैं वो सुन ही नहीं रहा, वो अपने दुनिया में है, तो उसको कहते हैं अवधान न्यूनता। पठन वैफल्य, पठन वैफल्य जिसको कहते हैं डिसलेक्सिया, यानी पढ़ने में कठिनाई, यहाँ पढ़ने से संबंधित कुछ है ही नहीं। गुणज वैफल्य मतलब कैलकुलेशन करने में, जिसको कहते हैं डिसकैलकुलिया, तो यहाँ गणना की भी बात नहीं। क्या है, बच्चे अपने में खोए रहते हैं, क्योंकि सामाजिक अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती जब हो जाए तो यानी ये क्या कर रहा है, चुनौती किसका विशिष्ट लक्षण है। अब बच्चा अंतःक्रिया नहीं कर पाएगा, अपने में खोया रहेगा तो समाज के साथ अंतःक्रिया नहीं कर पाएगा, ना तो मौखिक संप्रेषण कर पाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, शिक्षक बच्चों को विभिन्न रंगों वाली चिकनी मिट्टी देकर कहती है कि उनके मन में जो आता है वह बनाए, इसके माध्यम से वह बच्चों में डैश को बढ़ावा देना है। ये क्रिएटिविटी है। बच्चे क्या कर रहे हैं, शिक्षक क्या कर रहे हैं बच्चे के साथ, क्रिएटिविटी यानी सृजनशील बनाना चाह रहे हैं बच्चे को। हम कोई भी चीज़, पेपर दे दें, रंगीन पेपर दे दें, कुछ सामग्री दे दें, कहेंगे कि सामग्री से तुम घर बनाओ, घर पेंटिंग करो, तो ये क्या है, ये क्रिएटिविटी है इसका। तो सृजनात्मकता, रटना और सहयोग अनुशासन, इससे आसान क्वेश्चन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बचपन के प्रारंभिक सालों में यानी शुरू में बचपन यानी बाल्यावस्था जो है, किस पर ध्यान देना चाहिए, शारीरिक कौशल पर बिल्कुल देना चाहिए, सामाजिक कौशल पर इस पर भी ध्यान देना चाहिए, संज्ञानात्मक क्षमता यानी बच्चों में संज्ञान हो, ज्ञान हो, इस पर भी ध्यान देना चाहिए, संवेगात्मक कौशल तो इस पर भी देना चाहिए, अमूर्त तर्क पर छोटे बच्चों को नहीं देना चाहिए, मूर्त तर्क पर जो चीज़ें वो देख सके और छू सके इस पर देना चाहिए। यानी 5वां गलत है, चारों सही है। तो 4, 1, 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखना। रचनावादी जिसको कहते हैं हम लोग सृजनशील यानी सृजनात्मक कक्षा। तो रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखना जानकारी के भंडारण व उपयोजन से होता है, अन्वेषण व अंतःक्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया है, इनाम व सजा के प्रयोग से होता है, बारंबार वेधन तथा अभ्यास से होता है। वेधन यानी अभ्यास करने से बार होता है। नहीं, सृजनशील बच्चा क्या होता है, वो खोज करता है और अंतःक्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2।
अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका एक बच्ची को जो एक अवधारणा को समझने में असमर्थ है, बच्चे कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, कोई कॉन्सेप्ट उसका क्लियर नहीं हो रहा है, के साथ मिलकर काम करती है, उसे इशारे देती है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? एक प्रश्न इसी टाइप में था वाइगोत्स्की वाला, जो पाठ था वाइगोत्स्की का क्या था, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, जो स्कैफोल्डिंग सहारा देना कहलाता है और हिंदी में इसको कहते हैं पाठ। तो ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन अलग हो गया, लेकिन ये टाइप एक ही दिया गया है, स्कैफोल्डिंग यानी सहारा देना। जो ध्यान से नहीं देखे हैं तो बच्चे को हम सहारा दे रहे हैं, तो ये प्रक्रिया क्या है? पाठ। आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है अभिकथन। फिर अभिकथन, देखिए इस बार भी दो अभिकथन एक ही क्वेश्चन में दिया गया है, तो अभिकथन वाला जरूर देख लीजिए। 2 प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा, रिपीट भी है, कई रिपीट भी है। एक शिक्षिका कक्षा को संवादात्मक बनाने के लिए बच्चों के आसपास के पर्यावरण के उदाहरण शामिल करती है। तर्क है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब देखिए कह रहा है कि कोई शिक्षक है, जब वो बातचीत करवा रहा है तो आसपास पर्यावरण के उदाहरण दे रहा है, तो उदाहरण दे रहा है तो क्या वो बच्चा ज़्यादा अच्छे से सीख पाएगा? बिल्कुल सीखेगा। तो ये सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो समाज में बच्चे रहते हैं उस समाज का उदाहरण देंगे तो वो बेहतर सीख पाएगा। दोनों कथन क्या है? सही है और एक दूसरे को पूरक भी है, व्याख्या भी करता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या बच्चे के समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करेगा? बच्चे के समस्या समाधान में क्या बाधा उत्पन्न करेगा? समस्या को सही से पहचानना। जब सही से समस्या को पहचानेगा तो बाधा तो होगा नहीं, तो ये सही है। समस्या को अस्पष्टता से परिभाषित करना, समस्या को अस्पष्टता से परिभाषित करना, यानी कोई समस्या है अस्पष्ट रूप से हम परिभाषित करेंगे तो ये हमारा क्या हो सकता है? बाधा हो सकता है। पहले सुलझाई गई मिलती जुलती समस्याओं के बारे में सोचना, हम उसी समस्या के तरफ पहले यदि जुड़े हुए इस तरह के समस्या से जुड़े हुए पहले कोई समस्या सुलझाएं तो उसके बारे में सोचेंगे तो हमारे लिए मदद कर सकता है। वस्तुओं के इस्तेमाल के पारस्परिक तरीके पर स्थिर रहना, तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2, समस्या को अस्पष्ट रूप से परिभाषित करना। जब हम अस्पष्ट रूप से परिभाषित करेंगे तो बच्चे के लिए क्या हो जाएगा? समस्या समाधान में बाधा हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है अभिकथन ए, विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियां व त्रुटियां शिक्षकों व विद्यार्थियों की असफलता को दर्शाती है। क्या ये सही कथन है कि बच्चे जो हैं, यदि विद्यार्थी द्वारा की गई गलती व त्रुटि शिक्षकों व विद्यार्थियों की असफलता को दर्शाता है? यानी कोई गलती विद्यार्थी कर रहा है भाई, तो शिक्षक और दोनों विद्यार्थी दोनों असफल कैसे होगा? ये भले सुनते हैं कि यदि एक विद्यार्थी असफल होता है तो वो विद्यार्थी नहीं बल्कि शिक्षक असफल होता है। यहाँ क्या कह रहा है कि शिक्षक व विद्यार्थी की असफलता है, दोनों की असफलता है। तो ये कथन क्या है? पहले तो गलत है। दूसरा तर्क, बच्चों में खुद से सोचने की क्षमता नहीं होती तथा उनके सीखने को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें लगातार निर्देश देने पड़ते हैं। ये भी बात गलत है। बच्चे में खुद सोचने की भी क्षमता होती है, निर्देश देना अलग बात है कि आप निर्देश दे सकते हैं, तो ये भी गलत है। अब ए गलत, आर भी गलत। ए और आर दोनों सही है, ये तो होगा नहीं। ए और आर दोनों सही है तो ये दोनों होगा ही नहीं। ए सही है, दोनों जब गलत है क्या होगा? ए और आर दोनों गलत है, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भाव नहीं है? कौन सा भाव नहीं है? स्मृति, प्यार, क्रोध, भय। देखिए भाव का मतलब यहाँ क्या है? संवेग, इमोशंस। तो इमोशंस यानी प्यार क्या है? एक इमोशन है। क्रोध एक इमोशन है, संवेग है। भय एक इमोशन है। स्मृति क्या है? ये संवेग नहीं है, जिसको याद करते हैं नहीं। तो आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकती है? देखिए पहले तो अभिप्रेरणा, 2 तरह का मोटिवेशन, आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होता है? जब खुद से वो प्रेरित हो कि हमको ये चीज़ हासिल करना है। और बाह्य प्रेरणा क्या होता है? जब वो पर्यावरण में कोई चीज़ देखता है और तब वो मोटिवेट होता है कि नहीं भाई फलाना के पास ये चीज़ है, मेरे पास भी होगा, हम वैसा करें।
तो इसको कहते हैं बाह्य अभिप्रेरणा। तो यहाँ बात क्या कर रहा है कि आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकती है, हर विद्यार्थी के हर एक प्रयास की प्रशंसा करके, वांछनीय व्यवहार को दंडित करके। आप दंडित कर रहे हैं तो ये क्या है, एक तरह से बाह्य अभिप्रेरणा है। दंड के डर से वो कोई काम करेगा या नहीं करेगा तो वो क्या हो गया, बाह्य अभिप्रेरणा। हर विद्यार्थी के हर एक प्रयास की प्रशंसा करना। अब प्रशंसा भी कोई विद्यार्थी कर रहा है, कोई शिक्षक कर रहा है विद्यार्थी का, तो वो प्रेरित होगा तो शिक्षक से, तो वो क्या हो गया, बाह्य। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर, जब वो कंपटीशन करेंगे बच्चों के पास में, बच्चों के साथ में, तो दूसरे बच्चे से देखकर वो मोटिवेट होंगे, प्रेरित होंगे, ये भी क्या है, बाह्य अभिप्रेरणा है। बच्चों को सीखने में आनंद की अनुभूति को प्रोत्साहित करना। नहीं, बच्चे जब कोई चीज़ सीखते हैं, खेलते हैं या आनंद होता है तो उसको मोटिवेट करेंगे कि वाह तुमको मज़ा आया ना, और मज़ा लो और मज़ा लो, तब क्या हो गया, वो अंदर से उसका ये चीज़ होगा, तो आंतरिक अभिप्रेरणा होगा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, बच्चों का समग्र शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अधिगम। बच्चों का समग्र मतलब सब, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अधिगम टेस्ट को प्रभावित नहीं करता। अब शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो प्रभावित तो करेगा ही, अच्छा नहीं रहेगा अच्छा तो नहीं प्रभावित करेगा, निगेटिव हो जाएगा। में बाधा डालता है, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य बाधा नहीं। यदि शरीर भी स्वस्थ है, मानसिक भी स्वस्थ है, तो बाधा क्यों डालना, नहीं, से संबंधित नहीं है, ये भी गलत है। यानी क्या है, को सुसाधित करता है, यानी बच्चों का समग्र शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अधिगम को क्या करता है, सुधारित करता है। यानी बच्चे का शरीर अच्छा रहे, मानसिक स्वस्थ रहे, तब बच्चे का क्या होगा, अधिगम अच्छा होगा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, रूही का मानना है कि उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की थी, जिसके कारण उसके विज्ञान की परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आए, जबकि वह विज्ञान में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, और वही अपने प्रदर्शन का आरोपण किस कारक को कर रही है। अब कोई बच्चा यदि अच्छा नंबर नहीं आता तो क्या कहता है कि हम अच्छे से प्रदर्शन नहीं कर पाए, हम ऐसा कर सकते हैं, तो ये पर्यावरणीय कारक नहीं है, योग्यता की कमी नहीं है, उसमें टैलेंट भी है, वो तो कह रहा है कि हम ऐसा कर सकते हैं। कोशिश की कमी, कठिन भाग्य नाम का कोई चीज़ ही नहीं होता, ये क्या, कोशिश की कमी। यदि वो कोशिश करती तो उसका अच्छा नंबर आता, क्योंकि उसमें उसके अंदर योग्यता भी था। तो इसलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। तो ये था आज का वीडियो जो 28 दिसंबर 2022 को सीडीपी में पूछा गया था, 30 में से 30 सीडीपी के प्रीवियस ईयर। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और इसीलिए देखते देखते यहाँ तक आ गए हैं। और पता है कि कुछ लोग जो हैं सब्सक्राइब करना भूल गए, वीडियो चूँकि अच्छा लग रहा था इसलिए आप सब्सक्राइब नहीं कर पाए, तो अभी फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।